सब हम तैयार कर रहे हैं हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में उद्धरण, उदाहरण और जो भूमिकाएं हैं वो सब हम आपको तैयार करवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कहानी के संदर्भ में अगर हम कुछ उद्धरण देखें तो एक तो है, नाम याद रखिएगा, एडगर एलन पो। एडगर एलन पो जो है वो शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से संबंधित हैं। और क्या है, इन्होंने क्या कहा देखिएगा, कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। यह है एडगर एलन पो का। ठीक है। इसके बाद बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं, कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसे चौपाया होने की समानता के आधार पर मेंढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेंढक कहें। चौपाया यानी चार पांव दोनों की है, इस समानता के आधार पर। प्रेमचंद का कथन, कहानी ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल, बेल, बूटे सजे हुए हैं, बल्कि यह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। ये सब कहानी के बारे में। शुक्ल जी क्या कहते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी के संदर्भ में शुक्ल जी का कहना है, यदि इंदुमती, इंदुमती की बात कर रहे हैं, इंदुमती जो है पहली कहानी हो सकती थी अगर शुक्ल जी ऐसा ना कहते। यदि, क्या कह रहे हैं देखिएगा, यदि इंदुमती बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यह पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इंदुमती बंगला कहानी की छाया नहीं है, तो कहने का मतलब वो बंगला कहानी की छाया बता रहे हैं उसे। मोहन राकेश का क्या कहना है कहानी के बारे में, मेरी कहानियां पुरुष और स्त्री के बदले संबंधों और विखंडित होते परिवारों के बीच अधूरेपन की त्रासदी झेल रहे व्यक्तियों की कहानी है। इसके अलावा अकहानी की बात करें तो उसमें गंगा प्रसाद का क्या कहना है, अकहानी कथा के स्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी तरह के मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। ये सब बात थी। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, उनके बारे में। किताब प्रेम मंजूषा से बात कर रहे हैं। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में कौन कौन से महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं वो आपके काम आ सकती है, जान दीजिएगा। सबसे पहले तो इस किताब का जो कथानक है वो सीधा, सरल और रैखिक है। प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं उनका जो मतलब प्रेमचंद की बात करें तो वो कथानक जो उनका है वो सीधा, सरल और रैखिक है। सबसे पहले बात करते हैं बड़े घर की बेटी। 1910 की ये कहानी है और जमाना पत्रिका में ये छपी थी। 1910 की ये कहानी है। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, ये कथन है उसमें, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। ये पंक्ति याद रखिएगा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। बड़े घर की बेटी 1910 की जमाना पत्रिका में छपी कहानी के संदर्भ में कुछ और पंक्तियां जानते हैं, जैसे स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। अब हम बात करते हैं किस्सा गो शैली के संदर्भ में। किस्सा गो शैली के संदर्भ में कुछ पंक्तियां बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है। एक कथन सुनिएगा। एक कथन हमने ये जाना कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। दूसरा कथन, स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। किस्सा को शैली के संदर्भ में मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है। किस्सा को शैली के संदर्भ में बड़े घर की बेटी के संदर्भ में ही है ये। ठीक है, ये किस्सा गो शैली की एक तरह की कहानी है। ठीक है। स्त्री मनोविज्ञान के संदर्भ में एक पंक्ति आती है, स्त्री मनोविज्ञान बताती, ध्यान दीजिएगा। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। इस कहानी बड़े घर की बेटी का एक सूत्र वाक्य है, सुंदर संतान को कदाचित माता पिता भी अधिक चाहते हैं। सुंदर संतान को
कदाचित माता पिता भी अधिक चाहते हैं। इस कहानी का सूत्र वाक्य है। हास्य व्यंग्य इस कहानी में कहाँ आया है उसकी लाइन बताता हूँ। हास्य व्यंग्य, हास्य व्यंग्य, व्यंग्य किया हुआ हास्यात्मक रूप से। दोनों पक्षों की मधुर वाणियों को सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी। ये व्यंग्य है। दोनों पक्षों की मधुर वाणियों को सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी। ये सब है बड़े घर की बेटी के संदर्भ में। दूसरी कहानी है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी 1921 की कहानी है। इस कहानी का सूत्र वाक्य देखिएगा। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है, ये इसका सूत्र वाक्य है। ठीक है, जैसा कि आपने पिछली कहानी बड़े घर की बेटी में सूत्र वाक्य देखा, सुंदर संतान को कदाचित माता पिता भी चाहते हैं, बड़े घर की बेटी का यह है सूत्र वाक्य। 1910 की ये कहानी है, जबकि 1921 की कहानी बूढ़ी काकी का सूत्र वाक्य है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। देखिए इसमें एक वृद्ध मनोविज्ञान पे एक वाक्य है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही बिंदु पर आ लगती हैं। यह वृद्ध मनोविज्ञान का। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही बिंदु पर आ लगती हैं। उपमा एवं प्रतीक का प्रयोग हुआ है बूढ़ी काकी में। 1921 की कहानी बूढ़ी काकी में उपमा एवं प्रतीक के संदर्भ में एक लाइन आई है, उपमा एवं प्रतीक। इसको इस तरह से यूज करिएगा, उपमा व प्रतीक। ध्यान दीजिएगा। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। ये उपमा व प्रतीक इसमें यूज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बूढ़ी काकी में एक और वाक्य यूज हुआ है जो वर्ण भेद को बताता है। वर्ण भेद का जब भी कोई सवाल आए तो इसको जरूर डालिएगा। जैसे एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। ये वर्ण भेद का दिखाता हुआ एक वाक्य है, बूढ़ी काकी में है। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। इसके अलावा देखिए एक और वाक्य आया हुआ है, आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे। इसमें भी उपमा व प्रतीक यूज हुआ है। तो उपमा व प्रतीक जो है यहाँ पर यूज हुआ है, कहाँ कहाँ यूज हुआ है ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, उपमा व प्रतीक यूज हुआ है कोठरी में शोकमय विचार की भांति। इसके अलावा तारों के थाल सजे हुए थे। तो इन दोनों में देखिए उपमा तो दी गई है कोठरी में शोकमय विचार की भांति, और तारों के थाल सजे हुए हैं। इनको अंडरलाइन करके आप उपमा एवं प्रतीक दीजिएगा। सूत्र वाक्य एक बार फिर से बताता हूँ, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। वृद्ध मनोविज्ञान के संदर्भ में बूढ़ी काकी के संदर्भ में कहानी एक बार फिर से लाइन जो है फिर से बता देता हूँ। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही बिंदु पर केंद्रित आ लगती हैं। उपमा एवं प्रतीक के लिए जैसे एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्थल, ये वर्ण भेद को बताता है, लेकिन ये उपमा एवं प्रतीक इसमें दिया गया है एक ब्राह्मणी करके जो है ना, उसमें वर्ण एवं भेद है। अगली कहानी की बात करते हैं, वो है अलग्योजा। अलग्योजा 1929 की ये कहानी है। 1929 की ये कहानी है। 1921 की थी बूढ़ी काकी और 1910 की थी, आपको मैं पहले सबसे पहले जो कहानी थी बड़े घर की बेटी, वो अलग्योजा जो है उसमें नारी मनोविज्ञान के संदर्भ में दो पंक्तियां आई हुई, ध्यान दीजिएगा। नारी मनोविज्ञान के संदर्भ में एक कहानी क्या है अलग्योजा में, पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप व गर्व में चोली दामन का नाता है। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप व गर्व करना, इसमें चोली दामन का नाता है। दूसरा एक वाक्य आया हुआ है देखिएगा, जो नारी मनोविज्ञान को ही बताता है, वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण उठा। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। ये जो है नारी मनोविज्ञान को बताता है। इसमें भी देखिएगा जैसे उपमा का और उनका प्रतीक का यूज हुआ है बहुत सारे वाक्यों में। इसके अलावा इसी कहानी अलग्योजा 1929 की कहानी में एक मुहावरा आया है, वह तुझी पर दांत गड़ाए बैठा है। वह तुझी पर दांत गड़ाए या दांत लगाए बैठा है, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है। ठीक है, कलह को लेकर के अलग्योजा में एक वाक्य आया है और वो कलह को दिखाना हो तो आप उसको यूज करिएगा। दो वाक्य बताऊंगा दरअसल कलह को लेकर के। पहला, रग्गू खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था, जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी सी लगती थी। यह कलह हुई समय की बात है। रग्गू खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था, जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी सी लगती हैं। एक वाक्य यह है कलह को लेकर के।
इस कहानी अलग्योजा 1929 की कहानी जो है उसमें एक और वाक्य है कलों को लेकर के, वो है अम्मा अम्मा भैया इसी अलग्योजे के दुख से मर गए, नहीं अभी उसकी उम्र ही क्या थी। अम्मा भैया इसी अलग्योजे के दुख से मर गए, नहीं अभी उसकी उम्र ही क्या थी। उम्र उम्र मतलब उम्र जो है, उम्र लिखा हुआ है, उम्र मी छोटा उम्र। इसके अलावा अगली कहानी की बात करें तो वह है ईदगाह। ईदगाह जो है चांद पत्रिका में ये छपी थी कहानी। ईदगाह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक है बाल मनोविज्ञान पे कहानी, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में एक है तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बाल मनोविज्ञान को दर्शाता हुआ ये वाक्य जो है हामिद का है। बाल मनोविज्ञान को दर्शाता है, देखिए तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया। इसके अलावा प्री मैच्योरिटी को दर्शाता हुआ एक वाक्य चांद पत्रिका में छपी 1933 की कहानी, ईदगाह का वाक्य बता रहा हूँ। ईदगाह 1933 की कहानी चांद पत्रिका में छपी थी। और प्री मैच्योरिटी जो है जिसको क्या कह सकते हैं, पूर्व परिपक्वता या परिपक्वता कह सकते हैं एक तरीके से, परिपक्वता को दिखाती ये कहानी जो है ईदगाह। उसका एक वाक्य है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का खेल खेला था। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाटे खेला था। बुढ़िया अमीना बालक अमीना बन गई थी। मतलब बच्चा हामिद है वो बूढ़ा हामिद बन गया था और जो बुढ़िया अमीना थी वो बालक अमीना बन गई थी। ये आपस में प्री मैच्योरिटी को दिखाता हुआ एक वाक्य है, ठीक है। न्याय व्यवस्था व भ्रष्टाचार को दिखाता ये वाक्य क्या है, देखिएगा ईदगाह का 1933 की कहानी ईदगाह जो है चांद पत्रिका में छपी थी। ईदगाह का न्याय व्यवस्था व भ्रष्टाचार को दिखाता वाक्य क्या है, यह कांस्टेबल कांस्टेबल की बात करें, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, पूछ रहे हैं यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत यही चोरी करते हैं। ये वाक्य न्याय व्यवस्था व भ्रष्टाचार को दिखाता है। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं क्वेश्चन मार्क, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत यही चोरी करते हैं। इसी कहानी ईदगाह जो 1933 की कहानी, उसमें एक वाक्य जाति व्यवस्था को दिखाता है। और जाति व्यवस्था से संबंधित ये कहानी क्या है, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। तो ये जाति व्यवस्था पर जो है एक तरीके से वाक्य आया हुआ है। इसके अलावा एक वाक्य पारिवारिक संबंधों का विस्तार जो है उसको संदर्भ में आया हुआ है। क्या है पारिवारिक संबंधों का विस्तार, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं, किसी के कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो पड़ोस के साथ पारिवारिक संबंध दिखाया जा रहा है इसमें। ये कहानी ईदगाह के संदर्भ में था। अब हम बात कर लेते हैं कहानी सदगति के संदर्भ में। सदगति 1931 की कहानी है। 1933 में जो कहानी ईदगाह थी उससे पहले की कहानी है। सदगति में एक व्यंग्य है और व्यंग्य बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। व्यंग्य ये है सदगति का, यही जीवन पर्यंत की भक्ति सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। यही जीवन पर्यंत की भक्ति सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। यही जीवन पर्यंत की भक्ति सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। इसके अलावा दलितों द्वारा शोषण की स्वीकार्यता को लेकर के वाक्य आए हुए हैं इसमें 1931 सदगति जो 1931 की कहानी है। दलितों द्वारा शोषण की स्वीकार्यता, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए, ये खुद दलितों के द्वारा कहा जा रहा है, मतलब उसके द्वारा जो दुखी चमार है उसके द्वारा। पंडित के घर में चमार कैसे चला आए, इतने पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो सारा संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। एक वाक्य ये है, ठीक है। एक है आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई, उसके मन ने कहा यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। तो ये दो बार जो ऐसा वाक्य आया है, फिर से पढ़ देता हूँ। पंडित के घर में चमार कैसे चला आए, इतने पवित्र मत लिख दीजिएगा, पवित्र त पे तकार डबल है और र है पूरा, पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो सारा संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। ये पहला एक स्टेटमेंट आप यूज करिएगा। दूसरा स्टेटमेंट एक अलग जगह आया है, आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई, आगे क्रॉस कर दीजिएगा, बीच में कुछ और लाइनें भी होंगी शायद। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई, फिर आप खड़ी पाई मत करिएगा, क्रॉस करते हुए बीच में गैप रखिएगा थोड़ा सा। उसके मन ने कहा यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। दलित चेतना को लेकर के जो सदगति में जो विचार है, दलित चेतना को लेकर के, दलित चेतना फिर से बता रहा हूँ, दलित चेतना है, इसको लेकर के वाक्य आया हुआ है। इधर गौंड ने चमरौने में जाकर, चमरौन एक जगह है,
इधर गोंड ने चमरोने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली, पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे। फिर से बता रहा हूँ दलित चेतना को लेकर के। इधर गोंड ने चमरोने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली, पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे। ये वाक्य जो है दलित चेतना। इसके अलावा इसी कहानी सदगति में एक मुहावरा आया हुआ है, दुखी की थकान को बताता हुआ कहान मुहावरा, दुखी की थकान। पांव कांप रहे थे, कमर सीधी न होती थी, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी वह अपना काम किए जाता था। पांव कांप रहे थे, कमर सीधी न होती थी, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी वह अपना काम किए जाता था। ये मुहावरा है। इसमें मुहावरे का प्रयोग आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा पंडिताइन बोली, ये पंडिताइन का एक वाक्य है, देखिएगा पंडिताइन क्या बोली। इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली है, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली है। इसमें व्यंग्य व संवाद योजना है, ध्यान दीजिएगा। पंडित ने वापस क्या कहा, व्यंग्य व संवाद योजना इसमें बताई गई। पंडिताइन बोली, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली। पंडित ने वापस कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। पंडिताइन बोली, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली है। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। यह है व्यंग्य व संवाद योजना। यह है सदगति के संदर्भ में। सदगति के बाद अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं और वो है पूस की रात। पूस की रात 1936 की ये कहानी है। 1936 नहीं, क्षमा कीजिएगा, 1930 की ये कहानी। पूस की रात। पूस की रात में अमीर गरीब अंतर, उस पर व्यंग्य और उसके अंदर भी प्रतीक यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अमीर गरीब का अंतर बताता हुआ वाक्य क्या है, पूस की रात। शुरू कीजिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा से, क्योंकि जो वाक्य होते हैं उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना होता है, और जो कोई भी इंपॉर्टेंट शब्द होता है उसको जैसे आपने वो एक सवाल पढ़ा है ना कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी का कर्म भूमि नहीं बदली, उसका कायाकल्प भी कर दिया। तो कर्म भूमि और कायाकल्प जो है उनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, क्योंकि ये दो जो है उनके कहानियों के नाम भी हैं। तो पूस की रात जो 1930 की कहानी है या 1936 का, इसका एग्जैक्ट नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, लिखा क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देखिएगा आप इसको पता कर दीजिएगा। जो भी कहानी पूस की रात में जो इंपॉर्टेंट लाइनें आई, एक तो अमीर गरीब का अंतर करता हुआ शुरू है डबल इन्वर्टेड कॉमा से, और शुरू ही और से किया हुआ है। क्या है बाकी ध्यान दीजिएगा, अमीर और गरीब का अंतर। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कम्बल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। ये अमीर गरीब का अंतर दिखाता हुआ वाक्य है। और एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कम्बल लिहाफ कम्बल, मोटे मोटे गद्दे कौमा लिहाफ कम्बल खड़ी पाई, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। ये व्यंग्य भी है, प्रतीक भी इसमें इस्तेमाल हुआ है, और अमीर गरीब का अंतर दिखाता। पूस की कहानी, पूस की रात जो कहानी है उसका ये है। इसके अलावा पूस की रात में ही शोषण परक व्यवस्था के प्रति शोषण परक व्यवस्था के प्रति मुन्नी की नाराजगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूस की रात जो है उसमें शोषण परक व्यवस्था के प्रति मुन्नी की नाराजगी क्या है। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, प्रश्नवाचक चिन्ह, मर मर काम करो कौमा, उपज हो तो बाकी दे दो कौमा, चलो छुट्टी हुई। ध्यान दीजिएगा, मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, प्रश्नवाचक चिन्ह, मर मर काम करो कौमा, उपज हो तो बाकी दे दो कौमा, चलो छुट्टी हुई। इस तरह के वाक्य उसमें आए हैं। मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, खड़ी पाई। बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। बाकी चुकाने के लिए मतलब जो पेंडिंग है उसको चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ये शोषण परक व्यवस्था के प्रति मुन्नी की नाराजगी, इस तरह के वाक्य हैं। मैं कहती हूँ तुम
क्यों नहीं खेती छोड़ देते, प्रश्नवाचक चिन्ह। मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। इसके अलावा पूस की रात कहानी में किसानी छूटने से हल्कू की प्रसन्नता दिखाई देती। ध्यान दीजिएगा, खेती की बर्बादी पर भी खुश, खेती की बर्बादी पर भी खुश, डबल नोटेड कॉमा, क्या है ध्यान दीजिएगा, किसानी छूटने से हल्कू की प्रसन्नता, क्या है ध्यान दीजिएगा, वाक्य क्या है, डबल नोटेड कॉमा, हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा रात की ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा, डबल नोटेड कॉमा, खत्म। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा रात की ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा। आगे देखते हैं, मानव व प्रकृति संबंध, हल्कू व जबरा की मैत्री। मानव व प्रकृति संबंध, हल्कू व जबरा की मैत्री। छायावाद के विपरीत ये है, क्योंकि छायावाद में जो है छायावाद के विपरीत है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। मानव व प्रकृति का संबंध जो है वहां पर वो अलग तरीके से है, यहाँ अलग तरीके से। कुल मिला के हल्कू जबरा की मैत्री, क्या वाक्य के स्तर में किस तरह का वाक्य आता है जो ये दर्शाता है पूस की रात में कि भैया हल्कू और जबरा की मैत्री है, और छायावाद में जिस तरह की मित्रता दिखाई गई है, मानव और प्रकृति का संबंध दिखाएगा, उसके विपरीत है ये। कुत्ते की देह से, डबल नोटेड कॉमा, कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिमटाए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिमटाए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था, कॉमा, जो इधर महीनों से उसे न मिला था। दखल के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन बीच में क्या है, मैंने साइलेंट नहीं किया फोन। खैर, मानव और प्रकृति का संबंध दिखाती यहाँ पर जो बात आई है उसको मैं फिर से दोहरा देता हूँ एक बार। छायावाद के विपरीत है। छायावाद में जैसा मानव और प्रकृति का संबंध हल्कू और जबरा का दिखाया गया है यहाँ पर जो कहानी है उसमें, लेकिन वैसा नहीं है। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह अपनी गोद में चिमटाए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। अगली बात हम करेंगे अब कफन की। इन पूस की रात के बारे में सारी बातें हमने जान ली, कफन के बारे में जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कफन के बारे में क्या कहा जा रहा है। कफन कहानी 1936 की कहानी है, और कफन कहानी के संदर्भ में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, घीसू व माधव की काम चोरी दिखाता है कफन कहानी में। 1936 की कहानी है। परिस्थितियां जिम्मेदार है इसके लिए, ध्यान दीजिएगा। परिस्थितियां किस तरह से जिम्मेदार है घीसू व माधव की काम चोरी में। घीसू व माधव की काम चोरी, परिस्थितियां ध्यान दीजिएगा। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना अचरज की बात नहीं थी। फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। घीसू व माधव की काम चोरी दिखाती हैं, परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। स्त्री कोष्टक में लिख लीजिएगा, परिस्थिति जिम्मेदार। कफन कहानी उसके संदर्भ में आई है। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छा नहीं थी, 2-3 क्रॉस कर दीजिएगा बीच में नहीं थी के बाद में, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना अचरज की बात नहीं थी। इसके अलावा और कुछ लाइनें जानते हैं। तो एक जो कफन के संदर्भ में एक और लाइन है वो है, सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था में निहित विसंगतियों पर चोट। सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था में निहित विसंगतियों पर चोट, क्या लाइन है ध्यान दीजिएगा। कैसा बुरा रिवाज है, सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था में निहित विसंगतियों पर चोट, निहित विसंगतियों पर चोट, सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था। कफन में यह है लाइन, ध्यान दीजिएगा क्या है, पढ़ रहा हूं मैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी न मिले, कॉमा, मरने पर नया कफन चाहिए, 3 क्रॉस। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते, डबल इन्वर्टेड कॉमा, खत्म। इसके अलावा एक और इसी तरह का वाक्य इसी कफन में आया हुआ है, और वो भी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में निहित जो विसंगतियां उस पर चोट करता है, यह है, ध्यान दीजिएगा। वाक्य क्या है, यह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं। फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यह न बैकुंठ जाएगी
तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं। ये दो इस तरह के वाक्य हैं। फिर से पढ़ देता हूँ। कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा न मिले, पर मरने पर नया कफन चाहिए। 3 क्रॉस। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। एक वाक्य खत्म हुआ। धार्मिक सामाजिक व्यवस्था पर मतलब नीत जो विसंगति है उन पर चोट करता हुआ एक वाक्य यह है, यह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं। अगली जो पंक्ति है वो है चरित्र योजना, जो इसी कफन में आई हुई है। चरित्र योजना क्या है, ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति का चरित्र उसकी स्थितियों का बाई प्रोडक्ट होता है। व्यक्ति का चरित्र उसकी स्थितियों का बाई प्रोडक्ट होता है। ये एक वाक्य आया हुआ है इसमें। व्यक्ति का चरित्र उसकी परिस्थितियों का बाई प्रोडक्ट होता है। घिसु व माधव की संवेदनहीनता उसकी अभावग्रस्तता के कारण थी। ये मतलब इसका मतलब ये है कि घिसु व माधव की संवेदनहीनता उसकी अभावग्रस्तता के कारण थी। ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, वाक्य ही आया हुआ है। व्यक्ति का चरित्र डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, व्यक्ति का चरित्र उसकी परिस्थितियों का बाई प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा इसी कहानी कफन में मुहावरे व उपमा का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ये कहानी जो 1936 की कहानी है कफन। मुहावरे व उपमा का प्रयोग क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा। 2 पंक्तियां बताऊंगा मैं अलग अलग। एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा। घीसू पर दया करना, काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। घीसू पर दया करना, काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। इसमें मुहावरे व उपमा का प्रयोग है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में अंडे हैं। ये क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये आप देखिएगा, कंफर्म करिएगा। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस होगा शायद। यहाँ तो घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। ये भी इस तरह का इसमें एक वाक्य आया हुआ कफन में। अब हम बात करते हैं शतरंज के खिलाड़ी। 1924 की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। क्या है ध्यान दीजिएगा। शतरंज के खिलाड़ी में एक वाक्य है, इसमें बस एक ही वाक्य आपको मैं दिखा रहा हूँ और वो उपमा भी दिखाएगा और एक वाक्य और ही, बस इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी है नहीं ये शतरंज के खिलाड़ी। डबल इन्वर्टेड कॉमा। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। उपमा इसमें एक दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता है। प्रेमी के हृदय, इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि इसकी तुलना की गई है और नित्य जलता ही रहता है। हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति जलता ही रहता है। तो ये जो हुक्का पीते थे दोनों, और वो दोनों फिर जो है शतरंज खेलने वो एक दूर साइड में गए। आपने कहानी पढ़ी तो उसको समझ में आएगा आपको। अब हम बात करते हैं अगली कहानी की, वो है दूध का दाम। 1934 की ये कहानी, दूध का दाम। मंगल की टिप्पणी। दूध का दाम 1934 की कहानी। उसमें मंगल की टिप्पणी क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। डबल इन्वर्टेड कॉमा खत्म। इसके अलावा दूध का दाम में उपमा एक जगह आई हुई है, वो है उसका रोना भी बिल्कुल निराला था जैसे लाइन के इंजन की आवाज़। उसका रोना भी बिल्कुल निराला था जैसे लाइन के इंजन की आवाज़। लाइन के इंजन की आवाज़ दूध का दाम में यह आई हुई है। ये सब थी जो हमारी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं प्रेम मंजूषा की। अब हम बढ़ जाते हैं अगली किताब की ओर, वो है एक दुनिया समानांतर। और उसकी महत्वपूर्ण कहानियों में जो महत्वपूर्ण वाक्य आए हुए हैं उनको आप लीजिएगा और लिखिएगा आंसर, उसमें बहुत काम आएंगे आपकी। एक दुनिया समानांतर। खोई हुई दिशाएं, ये कहानी कमलेश्वर की है। खोई हुई दिशाएं कहानी जो है ये वातावरण प्रधान कहानी है। वातावरण प्रधान कहानी है, इसको आप अगले वीडियो में ही समझेंगे हम। जो ये कहानी जो हमारी आई है
एक दुनिया समानांतर की, उसको हम अलग वीडियो में ही बनाएंगे। तो कुल मिला के हमने जो हमारी प्रेम मंजूषा है उसकी सारी कहानियों की महत्वपूर्ण चीज़ें जान ली हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।